वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन। तो दोस्तों, अल्टरनेटर का बेसिकली पैरेलल ऑपरेशन कैसे किया जाता है हम इसके बारे में जानेंगे। तो अल्टरनेटर से हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, अर्थात कि अल्टरनेटर को जब हम मैकेनिकल पावर दिया जाता है तो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है। मैकेनिकल पावर देते हैं तो यह इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करके हमें देता है। क्लियर है स्टूडेंट? अल्टरनेटर बेसिकली हम एसी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। ये बेसिक आपको पिछले क्लास की वीडियो में मिल जाएगा। अल्टरनेटर का यूज बेसिकली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए करते हैं। जैसे डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर में हम बेसिकली इसे 650 वोल्ट मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं। उससे ज्यादा डीसी जनरेटर से हम वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकते। तो हमें इंडिया में 11 केवी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो यही इंडिया में 11 केवी की इलेक्ट्रिसिटी को हमें जनरेट करना है, अर्थात उत्पन्न करना है, तो हमें अल्टरनेटर का यूज करना पड़ेगा। और अल्टरनेटर से हम 11 केवी, 3.3 केवी, 6.6 केवी, ठीक है, 33 केवी तक हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इतना क्लियर है स्टूडेंट सभी को? अब अल्टरनेटर का जब हमें पैरेलल ऑपरेशन करना है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान देना होगा। तो बेसिकली स्टूडेंट, अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन करते समय हम यहाँ पर जब समांतर में इसे जोड़ेंगे अल्टरनेटर को, दो अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ा जाएगा तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। हम जैसे कि ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं वैसे ही अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन भी करेंगे। तो जैसे ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है लोड को शेयर करने के लिए, वैसे ही पैरेलल ऑपरेशन अल्टरनेटर का भी लोड को शेयर करने के लिए ही किया जाता है। अर्थात यदि एक अल्टरनेटर पे ज्यादा लोड हो रहा है तो हम दूसरे अल्टरनेटर को उसी से कनेक्ट कर देते हैं। तो उसमें ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए जिसकी वजह से अल्टरनेटर प्रॉपर वर्क करेगा। तो दो अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए स्टूडेंट इसमें मेन हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना होगा। तो उसकी कंडीशन कौन कौन सी होगी हम ये देखेंगे स्टूडेंट। तो अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए, समांतर में से जोड़ने के लिए, एक तो फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, सेकेंड है फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और थर्ड में वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो फेज सीक्वेंस समान होगा, फ्रीक्वेंसी समान होगी और वोल्टेज समान होगा। अर्थात कि यदि कोई एक अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर 1 है समझ लीजिए आप, और ये अल्टरनेटर 2 से इसको कनेक्ट करना है, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान देना होगा दोस्तों। हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अल्टरनेटर 1 का जो फेज सीक्वेंस होगा आर वाई बी का, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अर्थात कि आर वाई बी का जो फेज सीक्वेंस होगा अल्टरनेटर 1 का, तो ये आर से आर, वाई से वाई और बी से बी होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद फ्रीक्वेंसी इसकी सेम होना चाहिए, समान फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो समान किस कंडीशन में होगी, दोनों अल्टरनेटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, यदि इस फर्स्ट वाले अल्टरनेटर की 50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी, तो सेकंड वाले अल्टरनेटर की भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही होना चाहिए, तब ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होंगे स्टूडेंट। वैसे ही टर्मिनल वोल्टेज, तो अल्टरनेटर 1 का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उतना ही अल्टरनेटर 2 का भी टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें तीन कंडीशन होती है, वोल्टेज भी समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए और फेज सीक्वेंस भी समान होना चाहिए दोस्तों। तो ये फेज सीक्वेंस समान होना बहुत जरूरी है। आर वाई बी की जो तीन फेज सीक्वेंस जो होंगे तीनों फेज में यहाँ पर आर वाई और बी, ये तीनों फेज को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आर से आर जुड़ेगा, वाई से वाई और बी से बी, हम यहाँ पर तीनों को एक सीक्वेंस में जोड़ेंगे, आर से आर, वाई से वाई और बी से बी। तो अल्टरनेटर का जब पैरेलल ऑपरेशन करेंगे, अर्थात अल्टरनेटर को जब समांतर में जोड़ेंगे, तो समांतर में जोड़ने के लिए इन चीजों को हमें बेसिकली याद रखना होता है। जब तक हम इन तीनों चीजों को याद नहीं रखेंगे स्टूडेंट, तब तक ये संभव नहीं है। क्लियर है? तो दो अल्टरनेटर को, अर्थात मान के चलिए ये अल्टरनेटर 1 है और ये अल्टरनेटर 2 है, इन दोनों को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ पर हम लोड को शेयर करते हैं, लोड को शेयर किया जाता है। मतलब कि मानकर चलिए ये अल्टरनेटर
5 किलोवाट का लोड गेन कर रही है और हमें 15 किलोवाट का लोड सामने वाले को देना है। तो 15 किलोवाट जो लोड है उसको उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और दूसरा अल्टरनेटर हमें कनेक्ट करना होगा। तो मानकर चलिए ये अल्टरनेटर 10 किलोवाट का है, ठीक है, और ये 5 किलोवाट का। तो ये 10 किलोवाट का 5 किलोवाट का जो लोड हो जाएगा ये 15 किलोवाट हो जाएगा, अर्थात कि मानकर चलिए कि 5 इसके पास और 10 इसके पास, तो 15 किलोवाट का ये ऐसा लोड हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लोड को शेयर करने के लिए हम यहाँ पर अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं और उसमें 3 कंडीशन होना बहुत जरूरी है। तीनों कंडीशन को हमें फॉलो करना होता है। एक तो फेज सीक्वेंस, दूसरा फ्रीक्वेंसी और तीसरा वोल्टेज। क्लियर है स्टूडेंट? अब यदि इसका इन्फिनिटी बस बार देखें हम, तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि यदि अल्टरनेटर 1 और अल्टरनेटर 2 को आपस में हम कनेक्ट करते हैं, तो मानकर चलिए ये अल्टरनेटर 1 है और ये अल्टरनेटर 2 है, तो इन दोनों को जब 11 केवी जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ये, तो ये आउटपुट वोल्टेज हो गया दोस्तों 11 केवी। तो जब ये 11 केवी आउटपुट वोल्टेज जनरेट करेगा तो यहाँ पर अल्टरनेटर 1 पहले से जुड़ा हुआ है, हम अल्टरनेटर 2 को कनेक्ट कर रहे हैं और लोड भी उसके साथ कनेक्ट है स्टूडेंट। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अल्टरनेटर 1 और अल्टरनेटर 2, तो ये 10 केवी का है, 11 केवी हमें बनाना है, मतलब 1 केवी इसका यहाँ से लोड हमें गेन करना है। तो 11 केवी हम यहाँ देना है और ये जो अल्टरनेटर दोस्तों ये 10 केवी का है, तो 1 केवी का एक अल्टरनेटर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा छोटा वाला। तो ये स्विच एस है जो सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस करता है, अर्थात कि अल्टरनेटर का जब पैरेलल ऑपरेशन कर लेते हैं तो वहां सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस होती है। सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए एक सिंक्रोस्कोप का यूज करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्फिनिटी बस बार में एक तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, मतलब कि अल्टरनेटर 1 का वोल्टेज और अल्टरनेटर 2 का वोल्टेज समान होगा, अल्टरनेटर 1 की फ्रीक्वेंसी और अल्टरनेटर 2 की फ्रीक्वेंसी समान होगी, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेम जैसा का वैसा ही इसे रखेंगे। बस यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज है दोस्तों इसको भी हमें ध्यान देना होगा, फ्रीक्वेंसी को ध्यान होगा। अब हम लोड को शेयर कर रहे हैं और लोड जो है यहाँ पर 11 केवी का। अब 11 केवी का लोड को शेयर करने के लिए दो अल्टरनेटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये जो लोड है ये लोड दोनों आपस में साथ में मिलकर लोड को कैरी करेंगे। इसलिए दोनों अल्टरनेटर को, तो एक अल्टरनेटर में 10 केवी का लोड हो जाएगा और दूसरे अल्टरनेटर में 1 केवी का लोड हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर यहाँ पर रीडिंग दिखाएगा आपको। ये स्विच एस है, सिंक्रोनाइजेशन के समय में, मतलब तुल्यकालित्व के समय में स्टूडेंट हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे। ये स्विच क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो दोनों अल्टरनेटर एक ही समय में एक ही फ्रीक्वेंसी में, समान फ्रीक्वेंसी में काम करना चालू कर देंगे और दोनों उतने ही वोल्टेज उतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करना चालू कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे तो हमें बहुत सी चीज यहाँ पर देखने मिलती है कि 11 केवी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो कभी कभी यहाँ पर इन फेस और आउट ऑफ फेस की क्रिया भी होती है। तो ये जो E1 दिख रहा है दोस्तों ये अल्टरनेटर 1 का है और E2 अल्टरनेटर 2 का है। तो ये अल्टरनेटर 2 का और अल्टरनेटर 1 का, ये दोनों अल्टरनेटर को यदि बेसिकली हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज मिलेगी। हमें इन दोनों की जो फेस कंडीशन है, फेस सीक्वेंस, इसको समान रखना पड़ेगा। समान फेस सीक्वेंस के लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस करना होगा। सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस करना होता है स्टूडेंट। तो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में क्या हो जाएगी, यहाँ पर अल्टरनेटर 1 का वोल्टेज जनरेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटर 2 का जनरेटिंग वोल्टेज एक के ऊपर एक ओवरलैप होंगे, मतलब कि सेम वेव शेप होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम एम्पलीट्यूड होगा, तो इसे कहेंगे इन फेज की। यदि ये अलग अलग टाइमिंग में ऑन अल्टरनेटर 1 का वोल्टेज जो वेव फॉर्म है वो अलग हो जाए और अल्टरनेटर 2 का वोल्टेज वेव फॉर्म अलग अलग मिले आपको, तो ये आउट ऑफ फेज कहलाएगा। तो इन चीजों को हमें ध्यान देना होता है स्टूडेंट जब अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन हम जब करते हैं। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर जब अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो इन्फिनिटी बस बार का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। इसी को हम यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन मेथड कहते हैं। अब अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए ऐसी कौन कौन सी मेथड है जिसका हम यूज करते हैं?
तो दोस्तों अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पर कुछ मेथड्स दी हुई है, इन मेथड्स का हम यहाँ पर यूज करते हैं। चलिए कौन कौन सी मेथड है, ये मेथड देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए। तो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ पर अल्टरनेटर को इसकी दो मेथड है दोस्तों। एक तो है सिंक्रोनाइज यूज मेथड जिसमें है ब्राइट लैम्प मेथड और सेकेंड है डार्क लैम्प मेथड। तो ब्राइट लैम्प मेथड में लैम्प जलता हुआ मिलेगा आपको और डार्क लैम्प मेथड में लैम्प बूझता हुआ मिलेगा। तो ये जो 100 वाट और 200 वाट के यदि लैम्प यहाँ पर हम यूज करेंगे, 100 वाट 200 वाट के लैंप जब यहाँ यूज करेंगे स्टूडेंट, तो हमें एक चीज बेसिकली यही चीज देखने मिलेगी कि डार्क लैंप मेथड में लैंप जब फेज सीक्वेंस में होगा तो ये बंद बुझ होगा, मतलब लैंप जलेगा फिर बुझेगा। इसकी जो टाइमिंग होगी वो टाइमिंग सबकी एक समान होगी। अल्टरनेटर 1 की टाइमिंग जो है लैंप के जलने की और बुझने की वो एक समान होगी। मतलब मानकर चलिए कि आर वाई और बी ये तीन फेस है दोस्तों, आर वाई और बी। अब ये तीनों फेस के जो लैंप है, ये लैंप L1 है, ये L2 है और ये L3, और यहाँ पर भी अल्टरनेटर 2 का एक लैंप, दो लैंप और ये तीन लैंप दोस्तों। तो ये हो जाएगा, ये भी L1 L2 और L3 हो गया दोस्तों। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो लैंप है ये लैंप समान समय में जलेंगे और समान समय में बुझेंगे। तो ये जो है डार्क लैंप और ब्राइट लैंप मेथड में ये प्रोसेस होती है। इसमें जो मीटर का यूज करेंगे वो सिंक्रोस्कोप मीटर का यूज करेंगे। सिंक्रोस्कोप मीटर का यूज करेंगे। ये सिंक्रोस्कोप मीटर जो है स्टूडेंट, ये गोल साइज का होता है और यहाँ पर आपको एक सुई मिलेगी। और ये जब सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस होती है स्टूडेंट, तो ये एक पॉइंट पर स्थिर आके खड़ा हो जाता है। तो अल्टरनेटर में जब सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस होगी तो सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस सबसे ज्यादा कठिन वाली जो प्रोसेस होती है वो हाइडल पावर प्लांट में होती है, क्योंकि वहां पर स्पीड को मेंटेन करने में बहुत टाइम लगता है। गवर्नर से स्पीड को मेंटेन करते हैं, टरबाइन की स्पीड को, ताकि इलेक्ट्रिसिटी हमें 11 केवी वाले ग्रिड से जोड़ना है। तो 11 केवी तक हमें वहां पर इधर भी 11 केवी ही अल्टरनेटर के माध्यम से जनरेट करना होगा। यदि स्पीड थोड़ी ज्यादा है थोड़ी कम है तो हमें गवर्नर से उसकी स्पीड को कम करते हैं। दोस्तों ये जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में आगे हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे। ये गवर्नर क्या होता है, गवर्निंग सिस्टम क्या होती है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? तो इसमें डार्क लैंप मेथड और ब्राइट लैंप मेथड में हम मीटर यूज करेंगे, सिंक्रोस्कोप मीटर का यूज करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो सिंक्रोस्कोप मीटर का यूज करने के पीछे रीजन होता है, इसीलिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, दो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि समान स्पीड, समान चाल, ठीक है, समान फ्रीक्वेंसी, समान वोल्टेज, समान फेज सीक्वेंस, दोनों अल्टरनेटर का सेम सेम होगा, सब समान होगा। कोई एक आगे नहीं होगा, दूसरा पीछे नहीं होगा। दोनों की स्पीड समान होगी, दोनों की वोल्टेज समान होंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी समान होगी, दोनों के फेज सीक्वेंस समान होंगे। इसी को सिंक्रोनाइज किया जाता है। वोल्टेज को सिंक्रोनाइज करेंगे, ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, फिर फेज सीक्वेंस। तो ये तीनों को यहाँ पर सिंक्रोस्कोप मीटर के द्वारा सिंक्रोनाइज किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बेसिकली देखने मिलेगा कि ये जो सिंक्रोस्कोप है, ये सिंक्रोस्कोप मीटर गोल डिस्क की आकृति का होता है। जब हम इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिकली जो अल्टरनेटर की वेव शेप है, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन जो करंट होती है इसे कहते हैं आईजी। तो इस सिंक्रोनाइजेशन करंट को बेसिकली हम देखें तो इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर दो अल्टरनेटर को कनेक्शन कर दिया है। देखो दो अल्टरनेटर, ये अल्टरनेटर 1 है स्टूडेंट, अल्टरनेटर 2। तो एक जनरेटिंग मोड में होगा, दूसरा मोटरिंग मोड में होगा इसमें। तो सिंक्रोनाइजेशन जो करंट होगी आईजी, इसे कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर बस में ये इंफिनिटी बस बार है स्टूडेंट, और इस बस में जब करंट फ्लो होगी आई करंट, तो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलिए
दो पार्ट में कैसे डिवाइड होगी, तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, दो पार्ट में इस टाइप से जाएगी, तो यहाँ पर I1 करंट अल्टरनेटर 1 में और यहाँ पर I2 करंट, और यहीं से ये लोड कनेक्ट है स्टूडेंट। तो अल्टरनेटर 1 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा E1, अल्टरनेटर 2 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा E2। क्लियर है सभी को? एक जनरेटर जो है अर्थात अल्टरनेटर ये जनरेटिंग मोड में होगा और दूसरा मोटरिंग मोड में होगा। करंट I1 फ्लो होगी अल्टरनेटर 1 में और अल्टरनेटर 2 में I2 करंट फ्लो होगी। तो सिंक्रोनाइजेशन जो करंट होती है वो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। क्लियर है स्टूडेंट? I1 प्लस I2 हो जाएगा। इसमें हम जब अल्टरनेटर रोटेट करता है तब की सिचुएशन में यदि हम देखें स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पर एक चीज देखने मिलती है कि जब जनरेटर 1 या अल्टरनेटर 1 अल्फा एंगल से डिले होता है तो मतलब एन और एस और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होगा इसमें। तो यहाँ पर फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा और फ्लक्स जब कट होगी तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक जनरेटर 1 है और एक जनरेटर 2 है स्टूडेंट। तो इसमें जनरेटर 1 में अल्फा एंगल है डिले और जनरेटर 2 में अल्फा एंगल डिले नहीं है। तो इनकी वेव शेप कैसे बनेगी, इनकी वेव शेप दोस्तों यहाँ पर आपको इस टाइप से मिलेगी। तो यहाँ पर जो जनरेटेड वोल्टेज हो जाएगा, तो ये जनरेटेड वोल्टेज इस टाइप से आपको यहाँ पर देखने मिलेगी स्टूडेंट। यहाँ पर जब वेव शेप बनेगी तो ये ई आर का जो मान है ये अल्फा एंगल आपको डिले मिलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा ये अल्फा एंगल होगा। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक का ये अल्फा एंगल होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको जब इस लाइन से रेफरेंस लाइन से खींचेंगे तो यहाँ पर ये दोनों आउट ऑफ फेस होंगे, आउट ऑफ फेस देखने मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जो अल्फा एंगल बन रहा है ये जनरेटर 1 के लिए और ये जनरेटर 2 के लिए। तो जनरेटर 1 में जो डिले हो रहा है ये अल्फा एंगल से डिले हो रहा है। यदि हम आगे बढ़े तो हमें एक चीज यहाँ पर ये समझ में आती है कि यदि इसका फेजर डायग्राम देखें तो E1 और ER के बीच का जो 90 डिग्री का एंगल बनता है इसको रिजल्टेंट वोल्टेज कहा जाता है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज इसलिए कहा जाता है यहाँ पर क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री मिलेगा। तो किस किस के बीच में मिलेगा, तो जो सिंक्रोनाइजेशन जो करंट होती है दोस्तों, सिंक्रोनाइजेशन करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज, ये है दोस्तों रिजल्टेंट मतलब कि परिणामी वोल्टेज, रिजल्टेंट अर्थात परिणामी वोल्टेज। तो परिणामी वोल्टेज और सिंक्रोनाइजेशन करंट, सिंक्रोनाइजेशन करंट इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और यही थीटा का मान है स्टूडेंट। और यहाँ पर E2 जब शिफ्ट होता है सिंक्रोनाइजेशन के समय में तो इनके बीच का एंगल मिलता है अल्फा। और ये अल्फा एंगल के कारण ही यहाँ पर आपको किस किस के बीच में ग्राफ मिलेगा, ये रिजल्टेंट वोल्टेज जो प्राप्त होगा हमें और अल्टरनेटर 1 से जनरेटेड वोल्टेज, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा दोस्तों। और जब ये 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर अल्फा एंगल जब रिजल्टेंट वोल्टेज के साथ इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये अल्टरनेटर 2 और अल्टरनेटर 1 एक ही रेफरेंस लाइन में होंगे और इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो अल्टरनेटर 1 का जनरेटेड वोल्टेज और अल्टरनेटर 2 का जनरेटेड वोल्टेज इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा ER। अर्थात ये कहेंगे कि दो अल्टरनेटर A1 ठीक है और अल्टरनेटर 2 इन दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है ये ER है। तो जितना वोल्टेज जनरेट होगा ये रिजल्टेंट वोल्टेज कहलाएगा स्टूडेंट। तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस दोनों के बीच में देखेंगे तो हमें बेसिकली वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पर इस टाइप से मिलता है। वोल्टेज डिफरेंस में हमें E1 माइनस E2, क्योंकि E1 को E2 से घटाएंगे तो हमें रिजल्टेंट वोल्टेज प्राप्त होगा दोनों अल्टरनेटर का। तो ये वोल्टेज डिफरेंस होगा अल्टरनेटर 1 से उत्पन्न वोल्टेज और अल्टरनेटर 2 से उत्पन्न वोल्टेज, इन दोनों के बीच का जो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे घटाएंगे तो हमें रिजल्टेंट वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा दोस्तों।
और यही जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, यही सिंक्रोनाइजेशन जो करंट है, सिंक्रोनाइजेशन करंट के अपान में, अर्थात कि सिंक्रोनाइजेशन करंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वोल्टेज ई आर अपान 2 इंटू जेड एस। तो यहाँ पर z का मान जो है इस तरीके से निकालना पड़ेगा। फिर z पैरामीटर आ गया दोस्तों, ये z पैरामीटर है, और z पैरामीटर में हम आर ए प्लस जे एक्स एस का मान निकालते हैं, तो ये आर ए यहाँ पर नेग्लिजिबल होता है। थीटा एंगल की बात करें तो टेन इनवर्स x अपान आर हो जाएगा, और x अपान आर का मान है इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी बस बार है स्टूडेंट, तो यहाँ पर टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पर 90 होता है। ठीक है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो फाइव का मान जो हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री के समय में यहाँ पर आपको इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी का मान यहाँ पर 90 डिग्री प्राप्त होगा। क्लियर है सभी को? इस तरीके से इस डेरिवेशन को आप समझ सकते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, आपको इसको इसके बारे में बेसिकली आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो सिंक्रोनाइजेशन करंट होती है जब फ्लो होती है, तो ये जनरेटेड वोल्टेज E2 जो है, मतलब कि सेकंड जो जनरेटर है, अल्टरनेटर बोल सकते हैं या जनरेटर 2 बोल सकते हैं आप, तो उसके साथ क्या करता है, ये मोटरिंग मोड में एक्ट करता है, मतलब कि जो जनरेटर 2 है वो मोटर बन जाता है, मानकर चलिए उसके लिए, और जनरेटर 2 उसके लिए जनरेटर हो जाता है। ठीक है, सिंक्रोनस जो है वो प्रॉपर्ली दो अल्टरनेटर के कंटिन्यू रन के कारण ही होता है। जब तक उसमें कंटिन्यू रन नहीं होगा और एट अ टाइम टर्मिनल वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस समान नहीं होंगे, तब तक ये वोल्टेज को, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों, तो हमें बहुत सी चीजें सीखने मिलती है कि अल्टरनेटर जो बेसिकली है, इसका हम पावर जब इसमें प्रोड्यूस होती है, तो पावर को प्रोड्यूस करने के लिए इसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि पावर जो प्रोड्यूस होगी वो अल्फा एंगल पर डिपेंड करेगी। तो सिंक्रोनाइजेशन जो पावर है, सिंक्रोनाइजेशन पावर, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर बेस्ड स्टूडेंट अल्टरनेटर में, कि सिंक्रोनाइजेशन पावर क्या होती है अल्टरनेटर में। तो अल्टरनेटर में सिंक्रोनाइजेशन पावर इज इक्वल टू अल्फा ई स्क्वायर अपान 2xs फॉर सिंगल फेज के लिए। तो ये सिंक्रोनाइजेशन पावर प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटर फर्स्ट। तो ऐसा अल्टरनेटर जो सिंगल फेज अल्टरनेटर हो, उसके लिए ये फार्मूला बनेगा स्टूडेंट, तो ये अल्फा इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। ई स्क्वायर इस कार्ड जो है ये सेकेंड अल्टरनेटर में वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज है, उत्पन्न वोल्टेज, और ये जो 2xs है दोस्तों, ये रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस। ठीक है, ये है अल्टरनेटर का रिएक्टेंस। यदि थ्री फेज के लिए देखेंगे तो थ्री फेज में थोड़ा सा चेंजेस होता है, जहां पर आपने अल्फा लिखा है वहां पर अल्फा ही रहेगा, और सिंगल फेज के लिए भी दोनों सेम है दोस्तों, यहाँ पर कोई सिमिलरिटीज, कोई अदर कोई चीज इसमें नजर नहीं आ रही है। अल्फा इसमें भी है, अल्फा इसमें भी है, ई स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, 2xs है तो 2xs इसमें भी है। अर्थात सिंगल फेस और थ्री फेस वाले दोनों अल्टरनेटर में जब पावर प्रोड्यूस होगी, तो पावर प्रोड्यूस के समय में फार्मूला दोनों का सेम होगा। तो यही अल्फा एंगल को हम लिखेंगे, और ई का स्क्वायर अपान 2xs लिखेंगे दोस्तों, तब ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यदि यहाँ पर हम बेसिकली ये देखें, तो हमें ये समझ में आता है कि अल्टरनेटर में जब सिंक्रोनाइजेशन करंट होती है उत्पन्न, और सिंक्रोनाइजेशन पावर जब उत्पन्न होती है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन पावर प्रोड्यूस होती है, सिंक्रोनाइजेशन करंट प्रोड्यूस होती है, इसको निकालने का कोई ना कोई फार्मूला तो होगा। तो यही स्टूडेंट इससे फाइंड आउट करने का, निकालने का फार्मूला है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसे याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो एग्जाम के रूप में, एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो आईटीआई एग्जाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे बीई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में ये सिंक्रोनाइजेशन पावर के बारे में अल्टरनेटर के इसमें पूछा जाता है, और सिंक्रोनाइजेशन करंट भी पूछा जाता है, और सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस भी पूछी जाती है स्टूडेंट। तो बेसिकली आपको ये इसका नॉलेज आपको याद, आपको नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में जाएंगे आप, या वहां पर काम करेंगे सब स्टेशन में,
तब आपको इनका नॉलेज और डीप नॉलेज होगा दोस्तों, वहां आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग में आपको ये सब निकालना सिखाया जाएगा। चलो, अल्टरनेटर जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो कौन सी टॉर्क होती है, कैसी होती है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करने का फार्मूला है। जब अल्टरनेटर, दो अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये टॉर्क को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 3 अल्फा ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स एस अपॉन 2 पाई एन एस अपॉन 60 न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क जो है, अर्थात कि जो बल उत्पन्न होगा उसमें गुण उत्पन्न होगा, ये टॉर्क का फार्मूला स्टूडेंट कई बार